हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 हो चुका है, आर्टिकल 13 हो चुका है और आर्टिकल 14 की आज हमने बात करनी है। और आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 जो हैं वो आपके राइट टू इक्वलिटी में आएंगे। राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है। तो आज हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे आर्टिकल नंबर 14 पे। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये करवाऊँगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो याद रखना, राइट टू इक्वलिटी का जो पहला आर्टिकल रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 14। तो इसके लिए एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक थिंकर हैं जिनका नाम है A.V. डाइसी। ठीक है, ये A.V. डाइसी जो हैं ये पबैड के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक थिंकर रहे हैं। तो इनके बारे में इन्होंने क्या किया था, एक स्टडी की थी। ठीक है, स्टडी किस चीज़ की स्टडी की थी? लॉ के ऊपर, लॉ की एक स्टडी की थी। तो इन्होंने दो जगह पे स्टडी की, एक की इन्होंने फ्रांस में, एक इन्होंने की इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड में। ठीक है, एक इंग्लैंड की हो गई और एक इनकी फ्रेंच स्टडी हम बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं आपसे फ्रेंच के बारे में बात करूँगा, सेकंड में आपसे इंग्लैंड के बारे में बात करूँगा। तो जब इन्होंने फ्रेंच की स्टडी की, ठीक है, फ्रेंच में इन्होंने देखा कि फ्रांस में इन्होंने क्या चीज़ देखी कि दो अलग अलग लॉ बनाए हुए हैं। ठीक है, ये लॉ 1 रहेगा और ये लॉ 2 रहेगा। ठीक, जो पहला लॉ बनाया था वो बनाया था जो ऑफिसर्स हैं। ठीक है, ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग से लॉ बनाए गए थे और जो कॉमन पीपल है या कॉमन मैन है उनके लिए अलग से बनाया था। ठीक है, जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए अलग से लॉ बने थे और जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए अलग से लॉ बने थे। दैट मीन्स यहाँ पर जो कानून है, जो लॉ है, वो दोनों को अलग अलग तरीके से डील करता है। ठीक है, और जो इंग्लिश है या इंग्लैंड में जो उन्होंने देखा, वहाँ पर जो लॉ है वो सेम लॉ दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है। वो ऑफिसर्स पे भी सेम लॉ इम्प्लीमेंट होता है और जो कॉमन मैन है उस पे भी सेम लॉ इम्प्लीमेंट होता है। तो दैट मीन्स कि इंग्लैंड में जो लॉ है वो दोनों को इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है, पर यहाँ पर जो उन्होंने फ्रेंच या फ्रांस में जो देखा था, वहाँ पर दो अलग अलग तरीके के लॉ बने हुए हैं। दैट मीन्स कि ऑफिसर्स को डील करने के लिए अलग लॉ बनाए हुए हैं और कॉमन मैन को डील करने के लिए अलग लॉ बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लॉ जो है वो अलग तरीके से डील कर रहा है दोनों को। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी आपको नहीं दिख रही और यहाँ पे जो इंग्लैंड का जो मॉडल है यहाँ पे आपको इक्वालिटी दिख रही है, क्योंकि जो लॉ है वो इक्वली ट्रीट कर रहा है दोनों को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो आर्टिकल नंबर 14 है, ये मैं अगर आपको सिंपली बताऊं तो ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ आपने देखा कि ये फ्रेंच जो हैं, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो लॉ बने, ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ नहीं दिखती। ये हमें कहाँ दिखती है? इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड में हमको दिखती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो मॉडल है रूल ऑफ लॉ, ये हमें कहाँ से मिला? कि A.V. डाइसी की जो स्टडी थी, A.V. डाइसी ने जो स्टडी की थी, ठीक है, वो हमें इंग्लैंड से ये रूल ऑफ लॉ मिला, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर जो लॉ है वो दोनों को एक तरीके से डील करता है। वहाँ से देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है। जब इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होगा तो फिर उससे जो है रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा। तो आपको एक बारी मैं इन शॉर्ट बताऊंगा। सबसे पहले ये जो A.V. डाइसी जी थे, इन्होंने एक चीज़ आपको बता दी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट इज़ मस्ट। ठीक है, कि लॉ के सामने इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे आप ऑफिसर हैं चाहे आप कॉमन मैन हैं, पर आप इक्वल होने चाहिए लॉ की नज़र में। ठीक है, लॉ जो है आपको इक्वली ट्रीट करे तभी रूल ऑफ लॉ आ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा इन शॉर्ट कि रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे अंबानी हैं, ठीक है, अंबानी हैं, टाटा हैं, बिरलास हैं। ठीक है, अगर
जो लॉ है हमारा, अगर वो इन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करेगा और हम लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इक्वलिटी नहीं होगी। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होगी तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। एक एग्जांपल दूंगा, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर अंबानी है, ठीक है, अगर अंबानी रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं, ये रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, ठीक है, और इनको अगर फ़ाइन नहीं देना पड़ता, ठीक है, अगर इनको फ़ाइन नहीं देना पड़ता तो क्या ये राइट है? ये राइट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर अंबानी जो हैं वो गलती करेंगे तो उनके लिए भी सेम वही लॉ होना चाहिए जो एक कॉमन मैन के लिए होता है। अगर हम रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं तो हमें जिस तरीके से फ़ाइन मिलता है, ठीक है, जो फ़ाइन हमें देना होगा, उसी तरीके से अंबानी, टाटा या बिरला, कोई भी हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो, उसको भी उसी तरीके से फ़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि लॉ की नज़र में हम सभी इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम इक्वल ट्रीट नहीं करेगा अगर हमको लॉ, तो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि अगर अंबानी के लिए, ठीक है, अगर सेम लॉ नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर अगर अंबानी को सेम हमारे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता तो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं, वहाँ पे रूल ऑफ अंबानी होगा, ठीक है। पर हमारे इंडिया में जो है वो रूल ऑफ लॉ है। ये सिर्फ एक एग्जांपल थी जिससे मैंने आपको बता दिया कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो लॉ है उसकी चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी, ठीक है। जो रूल ऑफ लॉ की होगी, इसमें आप इन शॉर्ट यही याद रखिए कि रूल ऑफ लॉ मीन्स कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और जो लॉ है वो सुप्रीम है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स मीन्स, लेक्स रेक्स मीन्स कि लॉ इज़ सुप्रीम, लॉ जो है वो सुप्रीम होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेशली प्री में तो पूछ ही लेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है, पर कुछ एक्सेप्शन हैं। पहले एक्सेप्शन आपसे पूछ लेंगे कि क्या प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्या वो भी, उनको भी हम क्या राइट टू इक्वलिटी, जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है, क्या उसमें इनको कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड है प्रेसिडेंट और गवर्नर को? तो येस, एक्सेप्शन इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 361। ये आपको याद रखना है कि इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। इनको जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, ये आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट में, ठीक है। जो भी इन्होंने एक्सरसाइज या कोई भी अपनी जो पावर का यूज़ किया होता है, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उसके दौरान कोई भी एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर की, तो उसमें क्या है, ये आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को। तो ये आपको याद रखना है। और जो नेक्स्ट चीज़ है जो इसी आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है, वो है आपका आर्टिकल 361A। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, जब हम 361 तक पहुंचेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इसमें यही है कि इसमें कोई भी सिविल या फिर कोई भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, ठीक है, वो अगर मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में डिटेलिंग इसकी देना चाहता हूँ कि एज़ पर आर्टिकल 361A, नो सिविल और कोर्ट प्रोसीडिंग कैन अकर फॉर अ पर्सन for publishing any substantially true report of either House of Parliament and State Legislature, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो इससे नेक्स्ट जो मैं एक्सेप्शन आपको बताना चाहता हूँ आर्टिकल 14 की, वो है आर्टिकल नंबर 105। 105 के तहत क्या है, कोई भी पार्लियामेंट का जो मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है अंडर आर्टिकल 194, ये स्टेट का रहेगा, ये पार्लियामेंट का रहेगा, ये ठीक है। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इनके जो भी मेंबर हैं, ठीक है, उनको लाइबल नहीं किया जाएगा कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग, अगर वो कुछ भी अपनी कमेंट कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इनको भी इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होती है, किनको, एमपीज़ को इन शॉर्ट, और एमएलएज़ को,
ठीक है। MLAs को होगा आर्टिकल 194 में, MPs को होगा आर्टिकल 105 में। ये आपको याद रखना है। इनको भी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है कि ड्यूरिंग द जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं ये कुछ भी अगर बोल देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, तो इनके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी। देन एक आपको और चीज़ याद रखनी है, जितने भी फॉरेन जो एम्बेसडर्स होते हैं या डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉरेन डिप्लोमेट्स, ठीक है, ऑब्लिक एम्बेसडर्स, ये जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसडर्स होते हैं इनको भी इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होती है। इनके अगेंस्ट भी कोई क्रिमिनल या कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं होती। ये आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कि कोई भी उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ठीक। फिर मैंने आपको मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ उनका बता दिया, ठीक है, कि उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अगर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ऐसी कोई भी बातचीत की है उसके रिगार्डिंग कोई भी उनके अगेंस्ट केस नहीं हो सकता, ठीक है। और मैंने आपको फाइनली बता दिया कि जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं वो भी इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं, उनके अगेंस्ट भी कोई भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता। तो ये एक्सेप्शन थी, ठीक है, ये एक्सेप्शन थी किसकी, हमारा जो आर्टिकल 14 है उसकी एक्सेप्शन, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 14 तो यही बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, कि जो लॉ है वो सभी को इक्वली देखे, ठीक है। पर इसमें आपको ये याद रखना है कि हमारे लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस ज़रूर पेपर में आ जाती हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। कल मैं आपको आर्टिकल नंबर 15 करवाऊँगा जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है। कल मैं ये जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं रिमेनिंग राइट टू इक्वालिटी में, यानी कि हमारा रह गया 15, 16, 17 और 18, ये मैं कल वीडियो डाल के आपके कंप्लीट करवा दूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। तो अभी आपका काम ये बचा है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करवाने के लिए आप इसको शेयर कीजिए। मैं अपना 100% दे रहा हूँ गाइस, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है गाइस। थैंक यू।